हम जो इकाई आज 5 देखने वाले हैं, ये आवंटित अंक के हिसाब से सबसे छोटी इकाई है। इससे हमको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका ये तात्पर्य है कि इस इकाई से छोटे-छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कीमत संतुलन तब समान रहता है। संतुलन का मतलब क्या होता है? संतुलन का मतलब होता है बराबर। जब कोई भी 2 चीज आपस में बराबर होगी, इसे हम क्या कहेंगे? संतुलन कहते हैं। इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं, मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि। मांग में वृद्धि बड़ी है पूर्ति से, मांग में कमी से बड़ा है पूर्ति में वृद्धि। मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब संतुलन बोल रहा है तो संतुलन आपको कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। वैसे भी कीमत संतुलन बराबर होता है मांग बराबर पूर्ति। जहां मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है, उससे ही हम कीमत का संतुलन या बाजार संतुलन कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि। दूसरा प्रश्न है हमको, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो जाए। ये बाजार मांग अधिक है, किससे अधिक है? पूर्ति से अधिक है। तब क्या होगा? पूर्ति के अतिरेक की। क्या पूर्ति यहाँ अधिक है? नहीं। हमारे को क्या बोल रहा है? मांग अधिक है, तो संतुलन भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? मांग के अतिरेक की। यहाँ पे दिख रहा है ना कि बाजार मांग अधिक है, पूर्ति से अधिक है, तो मांग अतिरेक होगा इसका उत्तर। खालिस्तान है हमारा पहला। खालिस्तान का आशय संतुलन की स्थिति से है। संतुलन कब होता है? हमने अभी देखा था, मांग और पूर्ति के संतुलन को हम क्या कहते थे? कीमत संतुलन। ये यहाँ पर होना था, संतुलित कीमत होना था या कुछ और होना था, लेकिन संतुलन की स्थिति का मतलब हम सीधे यहाँ पर, चूंकि हमारा पाठ कीमत से संबंधित है, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे संतुलन कीमत भी लिख सकते हैं। बाजार मांग बराबर पूर्ति या बाजार पूर्ति बराबर बाजार मांग। दूसरा खालिस्तान है। खालिस्तान का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारण करना जो संतुलन में रहती है। कैसी कीमत? संतुलित कीमत। इसका उत्तर भी क्या होगा? संतुलित कीमत। तीसरा प्रश्न है, कीमत छत। छत आपने देखी होगी सबने, सबसे ऊपर होती है। घर के ऊपर क्या होती है? छत होती है। यहाँ किसकी छत हमको बनाना है? कीमत की छत बनाना है। तो कीमत की छत किसे कहा जाता है? उच्चतम कीमत या अधिकतम कीमत। उच्चतम कीमत या अधिकतम कीमत को ही कीमत छत भी कहते हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत, ये हमारा पहला प्रश्न है। उच्चतम निर्धारित कीमत, अभी हमने देखा था कीमत छत, ये वही प्रश्न है उसका। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? उच्चतम का अर्थ अधिकतम सीमा होता है किसी वस्तु या सेवा की। ये महत्वपूर्ण बात है। सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम कीमत को कीमत सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। किसी भी वस्तु और सेवा की कीमत का निर्धारण जब सरकार के द्वारा अधिकतम कीमत पे कर दी जाती है, उसे कहते हैं उच्चतम निर्धारित कीमत। साधारणतया आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि के लिए उच्चतम कीमत का निर्धारण किया जाता है। यह कीमत बाजार में प्रचलित मांग एवं पूर्ति शक्तियों के द्वारा निर्धारित कीमत से कम होती है। इन कीमतों का निर्धारण निर्धन वर्ग को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा। परंतु भारत जैसे विकासशील देश में जीवन के लिए जो बहुत सारी चीजें आवश्यक हैं, जैसे अनाज है या जीवन रक्षक दवाएं हैं, ये बाजार में बहुत अधिक दुर्लभता पाई जाती है, जिसके कारण इनकी कीमतें हमेशा क्या हो जाती हैं? बहुत ऊंची हो जाती हैं। ऊंची हो जाती है मतलब बहुत महंगी हो जाती है, जिससे कई बार क्या होता है, निर्धन जनसंख्या का जो ज्यादातर भाग है वो इनको खरीदने में
असफल होता है या बहुत मुश्किल से खरीद पाता है, जिसके कारण उनमें मतलब अल्प पोषण है, कुपोषण जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, सुनते होंगे आपने न्यूज में कई बार कि अरहर दाल की कीमत 200 रुपए हो गई, 300 रुपए हो गई। ऐसी स्थिति में गरीब क्या करता है, ये दाल को खरीदता ही नहीं है, तो उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो ये नहीं, कहने का मतलब है कई जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, इनकी अधिकतम कीमत निर्धारित कर देती है कि कोई भी दाल का मूल्य 150 या 100 रुपीज से अधिक में नहीं बेच पाएगा। तो आप यहाँ पर दो चीजें समझे कि सरकार डिसाइड करती है, आवश्यक वस्तुओं के लिए डिसाइड करती है, और किसको ध्यान में रख के करती है, निर्धन वर्ग को ध्यान में रख के करती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि निर्धारित कीमत से कम होती है। ये जो कीमत है, कीमत संतुलन है, इससे प्रायः थोड़ी कीमत क्या करती है, कम डिसाइड करती है। इसलिए करती है कि इतनी महंगी वस्तु भी गरीब व्यक्ति नहीं खरीद सकता। तो आप समझ लीजिए कि उच्चतम निर्धारित मतलब सरकार कर रही है और गरीब वर्ग को ध्यान में रख के कर रही है और आवश्यक वस्तुओं को के लिए करती है। जैसे चावल है मान लो, तो चावल का सरकार ने डिसाइड कर दिया कि कोई भी चावल 50 रुपए से अधिक में नहीं बेचेगा। अगला प्रश्न है उच्चतम, कई उल्टा है ये, निम्नतम निर्धारित कीमत। अभी उच्चतम था, अब क्या है, निम्नतम। निम्नतम का मतलब क्या होगा, सबसे कम। न्यूनतम कीमत से अभिप्राय किसी वस्तु की न्यूनतम कीमत से है, जिसे सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसको भी कौन डिसाइड करता है, सरकार करती है। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को कीमत तल, देखिए वहां कीमत छत था और यहाँ पे क्या बता रहा है, कीमत तल। निम्नतम निर्धारित कीमत, इसको कीमत तल भी कहते हैं या निम्नतम निर्धारित कीमत भी कहते हैं। कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निश्चित स्तर से नीचे गिरावट अच्छी नहीं होती, अतः सरकार इन वस्तुओं और सेवाओं की न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। उदाहरण, समर्थन मूल्य द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के न्यूनतम मूल्य तय करती है और बाजार मूल्य से नीचे जाने पर स्वयं उस मूल्य पर कृषि पदार्थों का क्रय करती है। यहाँ पे आना चाहिए क्रय, यानी खरीदती है। तो ये क्या बात है, न्यूनतम कीमत भी कौन डिसाइड कर रहा है, सरकार कर रही है ना। और ज्यादातर सरकार कृषि उत्पादों के लिए ऐसा करती है। अब कृषि अकेले के लिए क्यों करती है, किसानों की जो आय होती है वो बहुत असंतुलित होती है, कभी अधिक हो जाता है उत्पादन, कभी कम हो जाता है, क्योंकि कृषि उत्पाद जो होते हैं प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये उत्पाद किसानों के द्वारा समय की बहुत कम अवधि में काट के और बेचे जाते हैं। जैसे ही अभी मार्च का महीना है, अभी गेहूं की कटाई होगी, तो पूरे बाजार में गेहूं उपलब्ध हो जाएगा, हर कोई अपना गेहूं बेचने लगेगा। ऐसे में क्या होता है, गेहूं की कीमतें कम हो जाती हैं। परंतु यही गेहूं जनवरी, फरवरी और दिसंबर, उस वक्त गेहूं नहीं रहता, तो बाजार में गेहूं की कमी हो जाती है। और अभी बाजार इस वक्त क्या होता है, हर तरफ गेहूं है, तो गेहूं का मूल्य कम हो जाता है। ऐसे में समस्या क्या आती है कि जब अधिक उत्पादन यदि किसान का हो गया, तो इसका मूल्य इतना कम हो जाता है कि किसानों को घाटा हो जाता। फिर किसान सोचता है कि नहीं यार, मुझे तो कम गेहूं लगाना चाहिए। तो दोनों ही स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। किसानों की ये जो असंतुलन की स्थिति है, इससे बचने के लिए सरकार न्यूनतम कीमत भी निर्धारित करती है। सरकार द्वारा न्यूनतम कीमत जैसे गेहूं के लिए निश्चित कर देने पर थोक बाजार में सभी व्यापारियों को, किसानों को न्यूनतम कीमत अवश्य देना पड़ता है। यदि कोई उनका गेहूं नहीं खरीद रहा, तो सरकार उसको स्वयं खरीदती है। यदि कोई नहीं खरीदता, ऐसी स्थिति में क्या होगा, सरकार को समर्थन कीमत पर सरकार स्वयं खरीदती है। समर्थन कीमत क्या है, समर्थन कीमत वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से सारे अधिक उत्पादन को खरीदती है।
सारे उत्पादन जो कृषि के जो भी कृषि उत्पाद होते हैं उन्हें कौन खरीद लेगा? सरकार खरीद लेगी। देखिए ये प्रश्न बहुत सरल है, मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है आपको। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए यदि आप किसान हैं तो आप अपने पिता से आज इसका उत्तर समझ लीजिए, या फिर आप किसान नहीं हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस या कोई रिश्तेदार होंगे, वो जरूर बताएंगे कि समर्थन मूल्य क्या होता है। समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे नीचे और अधिक कीमत नहीं जा सकती। ये किसको ध्यान में रख के की जाती है? किसानों को, कृषि उत्पाद पे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ इस तरह से सरकार डिसाइड कर देती है हर चीज की अलग अलग कीमत, कि इससे कम कीमत नहीं होगी। तो हर साल सरकार घोषित करती है कि इस वर्ष का जो समर्थन मूल्य है वो कृषि उत्पादों का क्या क्या है। किसान बाध्य नहीं है, वो बाजार में भी बेच सकता है। यदि उसको अधिक कीमत सरकार देगी तो किसान कहाँ बेचेगा? गवर्नमेंट मंडी में बेचेगा। और यदि उसको व्यापारी अधिक कीमत देगा तो वो व्यापारी के पास भी बेच सकता है। यहाँ प्रतिबंध नहीं है, यानी किसान फ्री है, वो किसानों को, सरकार को भी बेच सकता है या व्यापारी को भी बेच सकता है। याद करने के लिए मैंने ये दोनों को बहुत शॉर्ट में बना दिया है, जिससे आप दोनों में अंतर समझ पाए। निम्न निर्धारित कीमत, उच्चतम निर्धारित कीमत। निम्नतम को न्यूनतम कीमत कहते हैं और इसको कौन सा कहते हैं? अधिकतम सीमा है या अधिकतम कीमत है। ये सरकार द्वारा निर्धारित, ये भी सरकार के द्वारा। ये मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित कीमत से कम होती है। ये मांग और पूर्ति का जो संतुलन होता है, इस कीमत से इसकी कीमत कम होती है। और मांग और पूर्ति की शक्तियों की जो कीमत होती है उससे अधिक कीमत रखी जाती है उच्चतम निर्धारित कीमत की। ये किस पे लगाया जाता, किसको ध्यान में रख के निम्नतम निर्धारित की जाती है? कृषि पदार्थों को, कि गेहूं चावल के दाम इतने कम ना हो कि किसान हतोत्साहित हो जाए। और उच्चतम सीमा क्यों निर्धारित की जाती है? निर्धन वर्ग को ध्यान में रख के, चीजें इतनी महंगी ना हो कि निर्धन व्यक्ति ना खरीद पाए। तो ये दोनों चीजों में अंतर देख के आप दोनों के उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं और आप ये चारों पॉइंट को समाहित करके इनका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है? श्रम की मांग, श्रम की मांग उद्यमी या उत्पादक के द्वारा की जाती है। किसके लिए की जाती है? उत्पादन के लिए। आप यदि एक उद्यमी हैं, उत्पादक हैं, तो आपको अपना उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? श्रम की आवश्यकता होगी। तो इसकी मांग कौन करता है? उद्यमी करता है। वैसे भी जो श्रम की मांग होती है वो कैसी मांग होती है? अप्रत्यक्ष होती है। अन्य साधनों की तरह श्रम की मांग भी उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर निर्भर करती है। यदि वस्तु की मांग अधिक होती है तो श्रम की मांग अधिक होती है, और उत्पादन की या वस्तु की मांग कम हो जाती है तो श्रम की मांग भी कम हो जाती है। तो यानी इस तरह से आप कह सकते हो कि जो श्रम की मांग होती है वो अप्रत्यक्ष मांग होती है। यदि इसको ऐसे समझ लो आप कि एक व्यक्ति है, वो शर्ट सिलाई कर रहा है, और यदि शर्ट की डिमांड कम हो जाएगी तो वो व्यक्ति भी बेरोजगार हो जाएगा, उसकी रोजगार खत्म हो जाएगा। और यदि हर तरफ लोग शर्ट सिलवा रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं, तो उसकी मांग भी अधिक हो जाएगी। तो इस तरह से जो श्रमिक की मांग होती है वो अप्रत्यक्ष मांग होती है, दूसरों पर निर्भर रहती है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है? अभी था श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है। वस्तुओं की मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। हम सभी उपभोक्ता है ना, तो हम किसकी मांग करते हैं? वस्तुओं की मांग करते हैं। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि करने के लिए वस्तु की मांग करते हैं। वस्तुओं की मांग संस्था भी कर सकती है, व्यक्तियों का समूह भी कर सकता है, और परिवार के द्वारा की जाती है। अब बहुत सारी चीजों की मांग क्यों करते हैं? आपको संतुष्टि के लिए। आपको ठंडी लग रही है, आप क्या खरीदोगे? कंबल खरीदोगे, स्वेटर खरीदोगे। गर्मी के दिन आ गए, आप पंखा खरीदोगे, कूलर खरीदोगे। यदि आपको भूख लगी है, आप रोटी गेहूं लेके आओगे। तो कहने का मतलब है वस्तुओं की जो मांग होती है वो उपभोक्ता, एक ही शब्द हो यहाँ पे उत्तर में, उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। वस्तुओं की मांग उपभोक्ता के द्वारा और श्रम की मांग उत्पादक के द्वारा की जाती है।
अगले जो हमारे 3 या 4 प्रश्न हैं वो इस तालिका से संबंधित हैं जो इकाई 4 में आपने समझा था, मांग का नियम। मांग का नियम में हमने देखा था कि वस्तु का मूल्य और मांग में उल्टा संबंध है। कीमत अधिक होती है तो मांग कम होती है और जब कीमत कम होती है तो मांग अधिक होती है। ये हमने पिछले अध्याय 4 में पढ़ लिया था, मांग का नियम। और ये होता है हमारा पूर्ति का नियम। ये भी हमने देखा था कि जब वस्तु महंगी होती है तो पूर्ति भी अधिक होती है और जैसे ही सस्ती होती है तो पूर्ति भी कम हो जाती है। ये हमने पहले देखा था। और किसी भी वस्तु का जो मूल्य का निर्धारण होता है वो कहाँ होता है? जहां मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। यहाँ पे मांग और पूर्ति कहाँ बराबर है? वस्तु के 3 रुपए मूल्य पर। तो ये अवस्था कहलाती है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में जब मांग और पूर्ति आपस में बराबर होते हैं वही कहलाता है बाजार संतुलन की स्थिति। यहाँ हमने 2 चीज और देखना है। ऊपर देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो कीमत अधिक है, यहाँ पे कीमत अधिक है तो मांग कैसी है? कम है। क्या अधिक है? पूर्ति अधिक है। यानी बाजार में सामान बहुत बिक रहा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ये ऊपर जो स्थिति होगी ये होगी अतिरिक्त पूर्ति, यानी पूर्ति यहाँ अधिक होगी। दूसरी कंडीशन है जब वस्तुएं कम दाम की हो जाए, कम कीमत की हो जाए। जब सस्ती चीजें मिलेंगी तो हम हर कोई खरीदने लगेगा, लेकिन बेचने वाला उसको नहीं बेचना चाहता क्योंकि इतने कम दाम हो गए हैं तो वो चाहेगा कि सामान अभी ना बेचूं, जब कीमतें महंगी होंगी तब बेचूंगा। तो ये जो दूसरी पोजीशन है ये कहलाती है अतिरिक्त मांग की, क्योंकि यहाँ कम कीमत पर मांग अधिक होती है, पूर्ति नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे इस तालिका में कि यहाँ हमको 3 पोजीशन मिल रही है। ये संतुलन की स्थिति, ऊपर है अतिरिक्त पूर्ति और नीचे है हमारा अतिरिक्त मांग। इसी को हमने चित्र में भी समझा था। ये मांग वक्र है और ये पूर्ति वक्र है। दोनों जहां पर मिल रहे थे ये था हमारा संतुलन, 3 रुपए पे 30 वस्तु का। ये था साम्य कीमत या संतुलित कीमत या बाजार मूल्य। और ये जो ऊपर वाली पोजीशन थी ये कैसी थी? यहाँ पूर्ति अधिक थी। तो पूर्ति अधिक क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे दाम कैसे है? कीमत अधिक है। तो ये ऊपर वाली जो ऊपर की जो ये पोजीशन है ये कैसी है? अधिपूर्ति। यहाँ कीमत कम है तो यहाँ क्या अधिक होगा? मांग अधिक होगी। तो ये तीनों प्रश्न अभी अगले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा संतुलन कीमत। संतुलन कीमत क्या है? वह मूल्य है जो दीर्घ काल में मांग और पूर्ति को संतुलित करता है। दीर्घ काल के समय की अवधि में वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है, इसे हम संतुलन कीमत कहते हैं। प्राय दीर्घ काल में क्या होता है कि हम वस्तु की मांग और पूर्ति को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। दीर्घ काल में यदि मांग अधिक है तो वस्तुएं अधिक उत्पादन करने लगेंगी, यदि मांग कम है तो उत्पादन हम कम करेंगे। तो जो साम्य की स्थिति होती है इसे ही हम संतुलन कीमत कहते हैं। बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति। अगला प्रश्न भी वही है, बाजार संतुलन से क्या आशय है? बाजार संतुलन भी वही होगा, बाजार मांग और बाजार पूर्ति जहां पर बराबर होगी वही कहलाएगी बाजार संतुलन। तो इनको कुछ आप समझने के बाद अपने शब्दों में भी लिखने का प्रयास कीजिए और आप कोशिश करिए कि यदि आपने ये चित्र बना दिया, यहाँ पर आपने कीमत लिख दी, यहाँ पे मांग और पूर्ति लिख दी। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आपको ये तो 2 अंक का है, बहुत डिटेल में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये देखिए चित्र आपने बना दिया तो आप बहुत आसानी से, इसमें बहुत अधिक टाइम नहीं लगता। आप यहाँ पे क्वांटिटी लिख दो, यहाँ प्राइस लिख दो और ये सप्लाई वक्र बना दो, ये मांग वक्र बना दो और शो कर दो कि भाई ये है हमारा संतुलन मूल्य या बाजार मूल्य। अगला है अधिमांग से क्या आशय है? अधिमांग अभी हमने देखा था ना, जहां मांग अधिक होती है। मांग अधिक कहाँ होती है? नीचे वाले क्षेत्र में देखा था ना हमने, जहां चीजें सस्ती थी। अधिमांग अतिरिक्त मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जब एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो। एकदम सिंपल वर्ड में, जहां मांग अधिक है वो कहलाएगी हमारी अधिमांग। जहां मांग अधिक है, अतिरिक्त मांग की स्थिति उत्पन्न होती है।
जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से कम होता है। यदि आपने ये लाइन याद कर ली तो आप पूरा उत्तर लिख देंगे। जब बाजार मांग अधिक है बाजार पूर्ति से, उसे हम अधिमांग कहेंगे। अगला प्रश्न है अधिपूर्ति। इस इकाई में यही अच्छा है कि दोनों चीजें हमको दी हैं, तो बहुत क्लियर हो जाता है और याद भी रखने में हमको आसानी होगी। अधिपूर्ति इसी का ही उल्टा है, जहां पूर्ति अधिक होगी उसे हम क्या कहेंगे? अधिपूर्ति। अधिपूर्ति या अतिरिक्त पूर्ति से अभिप्राय उस स्थिति से है जब निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की बाजार की पूर्ति उसकी बाजार मांग से अधिक है। देखिए सारा उत्तर इसी में दिया हुआ। अधिपूर्ति, यहाँ अधिक क्या है हमारा? पूर्ति अधिक है। बाजार पूर्ति अधिक है बाजार मांग से, उसे हम कहेंगे अधिपूर्ति। ये देखिए तीनों प्रश्न का उत्तर एक साथ। बाजार संतुलन क्या होगा? जब बाजार मांग या संतुलन मूल्य क्या होगा? बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति। अधिमांग किसे कहेंगे? जब अधिक क्या है? मांग है। अधिपूर्ति किसे कहेंगे? पूर्ति अधिक है। अब आप इस स्लाइड के तीनों इनको याद कर लीजिए और पूरा उत्तर अपने मन से लिख दीजिए, तो कभी आपका उत्तर गलत हो ही नहीं सकता और आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। हमारा 9वां प्रश्न है, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? श्रम बाजार में मजदूरी की दर का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा होता है। श्रम की मांग किसे कहते हैं? श्रम की मांग अभी हमने देखी थी कि श्रम की मांग कौन के द्वारा की जाती है? उत्पादकों के द्वारा। और एक उत्पादक श्रमिक को सीमांत उत्पादकता से अधिक मजदूरी नहीं देता। इसका तात्पर्य क्या है? यदि मैं दिन भर में 2 शर्ट सिल रही हूँ और मेरी जो क्षमता है वो 100 रुपए की है, तो वो मेरी क्षमता के अनुरूप ही मुझे पैसे या मजदूरी देगा। यदि मेरी क्षमता है मैं 6 शर्ट्स बना रही हूँ और मैं 500 रुपए का काम कर रही हूँ, तो वो अधिकतम मुझे कितना रुपए देगा? मेरा मालिक 500 रुपए देगा। तो ये जो श्रम मजदूरी का निर्धारण होता है वो क्या देख के होता है? उत्पादकता देख के, श्रमिक की उत्पादकता देख के। अधिक उत्पादक श्रमिक होगा तो उसकी तनख्वाह अधिक होगी और जो कम उत्पादक होगा उसकी मजदूरी कम होगी। अच्छा, श्रम की पूर्ति कौन करता है? श्रम की पूर्ति से आशय श्रमिकों की संख्या से है जो विभिन्न दरों पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें भी ये चित्र आपका इतना इंपॉर्टेंट है, इस पाठ में तो लगभग हर प्रश्न में आप सीधे ये जो चित्र सीख लीजिए। आप यहाँ पर 1 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए और हर उत्तर में आप अवश्य बना दीजिए। यहाँ हो गया ये श्रम की पूर्ति और यहाँ हो गया ये श्रम की मांग। यहाँ पर मजदूरी का निर्धारण कहाँ हो गया? जहाँ श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति आपस में बराबर है। बिल्कुल यहाँ संकोच करिए ही नहीं, सीधे लिख दीजिए S, यहाँ लिख दीजिए D। ये श्रम की मांग है और ये श्रम की पूर्ति है। जहां ये दोनों मिल रहे हैं यहीं पर मजदूरी का निर्धारण होगा। यहाँ पर मजदूरी, यहाँ क्या लिख दीजिए आप? मजदूरी। और यहाँ पर लिखिए श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति। ये हमारा अंतिम प्रश्न है, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद। सीमांत शब्द पूरे अर्थशास्त्र में अभी तक हमने पढ़ा, हर जगह उपयोग होता है। सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त इकाई के द्वारा किया गया उत्पादन। संप्राप्ति का मतलब है आय। अर्थशास्त्र की परेशानी आती यही है कि एक ही वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं और इंग्लिश में ये परेशानी नहीं आती है। इंग्लिश का यदि एक वर्ड है तो उसका मीनिंग भी हमेशा वही होगा और हिंदी में हम आधा अर्थशास्त्र में इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि हर एक चीज के लिए 2-3 वर्ड्स होते हैं और जो जिनका आपस में ऐसा हम कोरिलेशन नहीं कर पाते हैं। तो सीमांत संप्राप्ति उत्पाद यानी उत्पाद का मतलब है उत्पादन। किसे कहेंगे? श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद से तात्पर्य एक श्रमिक के द्वारा किया गया उत्पादन है। सीमांत संप्राप्ति उत्पाद में एक अतिरिक्त श्रमिक के द्वारा कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहलाती है। इसको आप उदाहरण से समझ लो। ये 2 व्यक्ति मिलके 10 शर्ट बना रहे हैं। मेरे यहाँ 10 शर्ट बना रहे हैं ये 2 व्यक्ति मिलके। मैंने एक व्यक्ति ये रामलाल को और लगा लिया क्योंकि मेरे दुकान की डिमांड बढ़ गई
तो मैंने एक व्यक्ति रामलाल है इसको और लगा लिया। अब ये तीनों मिलके कितनी शर्ट बनाने लग गए? 15 शर्ट बनाने लगे। ये तीनों व्यक्ति 15 शर्ट बनाने लगे। तो ये जो अतिरिक्त मेरा रामलाल था, इसकी सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कितना है? इसने कुल उत्पादन कितना किया? सीमांत मतलब एक अतिरिक्त श्रमिक जो मैंने लगाया, इसके द्वारा उत्पादित कितनी शर्ट होंगी? सिंपल है, 5 शर्ट, क्योंकि ये दोनों मिलके तो 10 शर्ट बना ही रहे थे, परंतु ये जो अतिरिक्त श्रमिक मैंने लगाया था, इसकी जो सीमांत संप्राप्ति उत्पाद है, ये है 5 शर्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि एक व्यक्ति, मान लो मैंने एक व्यक्ति और मजदूरी पे लगा लिया और 17 शर्ट बना, टोटल हमारी 17 शर्ट बन रही हैं। तो ये जो श्यामलाल है, इसकी जो उत्पादकता है वो कितनी हो जाएगी? 2 शर्ट हो जाएगी। जैसे ही हम एक अतिरिक्त और लगाते हैं श्रमिक, यदि हम उसकी सीमांत उत्पादकता निकालते हैं, वही कहलाती है श्रम की सीमांत संप्राप्ति उत्पाद।